नमस्कार। आज की इस व्याख्यान में हम भुवनेश्वर द्वारा लिखित एकांकी तांबे के कीड़े की कथा वस्तु का विवेचन करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पूर्व की कक्षा में आपको बताया गया है कि ये एकांकी असंगत नाटक की श्रेणी में आती है, इसलिए इस एकांकी में हम किसी एक क्रमबद्ध और ठोस कथा वस्तु की अपेक्षा नहीं कर सकते। यानी तांबे के कीड़े एकांकी में क्रमबद्ध एवं ठोस कथा वस्तु नहीं है। चरित्र भी विकसित एवं समग्रता लिए हुए नहीं है। चरित्र यानी पात्र भी विकसित नहीं हमें दिखाई पड़ते हैं। स्थिति और विचारों को स्क्रीन के पीछे से यानी पर्दे के पीछे से विभिन्न पात्रों के माध्यम से मंच पर प्रतिध्वनित किया गया है। नाटक का मंचन करते समय मंच पर केवल एक महिला अनाउंसर ही रहती है। नाटक पार्श्व नाटक की शैली में लिखा हुआ है, यानी सभी जो घटनाएं घटित होती हैं वो रंगमंच के पीछे पार्श्व की तरफ होती है। यदि हम इसकी कथा वस्तु की बात करें तो सबसे पहले महिला अनाउंसर झुनझुना बजाती हुई नाटक की पृष्ठभूमि निर्मित करती है। इसमें कोई आपको एक कहानी अमूमन देखने को नहीं मिलेगी, जैसे अन्य नाटकों, एकांकियों, कहानियों, उपन्यासों में हमें देखने को मिलती है। इसमें एक अलग अलग पात्र हैं जो सब अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं, जिसमें बाह्य रूप से हमें कोई समानता नहीं मिलेगी, लेकिन आंतरिक रूप से इनका जो विचारिक विचार है वो कहीं ना कहीं एक रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। महिला अनाउंसर कहती है कि हम अकेले बेसरो सामान इस संसार में आए। हम सवालात उठाते हैं यानी सवाल करते हैं। ये सवाल ही मनुष्य के जीवन के सौंदर्य को काट देते हैं और हम मृत्यु को निरुत्तर कर देते हैं। तांबे के कीड़े एकांकी द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को चित्रित करने वाली एकांकी है। विज्ञान के निर्माण और विनाशक आविष्कारों के सामने हम बौने हो गए हैं, यानी हमने ऐसे ऐसे आविष्कार परमाणु बम के और अन्य हथियारों के कर लिए हैं कि हमारा अस्तित्व ही अब समाप्त होने की ओर अग्रसर हो गया है। अस्तित्व का संकट हमारे सामने आ गया है। इन्हीं सब परिस्थितियों के मद्देनज़र इस नाटक की रचना की गई है। अनाउंसर कहती है, मृत्यु हमारे सिरहाने लोरिया गाती है। हम अपनी जानें जोखिम यानी खतरे में डाले रहते हैं, पेंशनें नहीं। युद्ध में सैनिक जान पर खेल सकता है, मगर अपनी आवाज़ की आत्मा की आवाज़ सुनकर वह युद्ध से अलग होकर पेंशन बंद होने का खतरा मोल नहीं ले सकता। इसीलिए वो कह रही है कि हम अपनी जानें खतरे में डाल सकते हैं, पेंशनें नहीं। मनुष्य सभी ओर से बेसहारा और असुरक्षित हो गया है। तो इस कहानी के दूसरे पात्रों में पागल आया है और मशालची बाबा है। पागल आया अपने जान बाबा मशालची बाबा को स्वेटर लिए ढूंढ रही है, वह कहीं दूर चला गया है। पागल आया उस बाबा को ठंड से बचाना चाहती है। पागल आया ने 200 किताबें लिखी हैं, पर उसकी कोई सुनता नहीं है। वह देखती नहीं, सिर्फ ढूंढती है। इसी समय एक स्त्री की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह पानी बरसने के कारण खड़ी खड़ी अकड़ गई है। उसे चिंता है कि वर्षा के कारण उसके बीज सड़ जाएंगे। लेकिन एक आवाज़ आती है कि अब कांच के बीज बन गए हैं जो सड़ते नहीं, उगने से इनकार नहीं करते। इनको बार बार बोना नहीं पड़ता, एक बार बो 1000 बार काटो।
अनाउंसर इससे भी आगे बढ़कर बताती है कि अब शीशे के बीज बन गए हैं जो कांचों के बीज से भी ज़्यादा पायदार हैं। ये बीज विज्ञान की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शक्ति की ओर इशारा करते हैं, जो भौतिक समृद्धि को तो बढ़ाती है लेकिन मनुष्य के भावों को कहीं ना कहीं समाप्त कर रही है। यानी इसमें विज्ञान की बढ़ती शक्ति के प्रभावों की अभिव्यक्ति की गई है। स्क्रीन के पीछे से रिक्शे वाले की आवाज़ आती है कि बादलों ने सूरज की हत्या कर दी। बादल सूरज की हत्या नहीं कर सकते। अमूमन ये आपको सुनने में बड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यहाँ प्रतीकों का प्रयोग करके तत्कालीन जो विश्व युद्ध की परिस्थितियां हैं उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। यह नाटक साधारण शैली में लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए इसमें इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग है जिसको समझने की आवश्यकता है। तो रिक्शे वाला कहता है कि बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया। मानव शक्ति ने प्रकृति की शक्ति को मार दिया। सूर्य जो पृथ्वी पर जीवन का संचार करता है, उस जीवन को इस आधुनिक उन्नति ने मार दिया है, उसे पंगु कर दिया है। तो ये जो वाक्य है ये मानव द्वारा, मानव शक्ति द्वारा, मानव के आविष्कारों द्वारा प्रकृति पर विजय को इंगित करता है और यह विजय कहीं ना कहीं मनुष्य की खुद के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि सूरज मर गया है। सूरज मर गया है यानी कि पृथ्वी की शक्ति, पृथ्वी पर जो शक्ति प्रदान करने वाला है वो ही समाप्त हो गया है। स्क्रीन के पीछे से एक स्त्री की आवाज़ आती है कि वह सृजन नहीं करना चाहती, सृजन का काम वह पुरुष पर छोड़ती है। यहाँ स्त्री के भीतर अतृप्त भावना है। वह एक मशरूफ पति से वह कहती है, तुम अपनी आत्म मथते क्यों नहीं, तुम अपना शरीर क्यों नहीं मथते। मशरूफ पति डर कर उससे कहता है, मैं इसे अब सब नहीं करूँगा, मैं एक बार की शरीर को दिमाग के बंधन से अलग कर दूंगा, मैं लड़ूंगा, शहीद हो जाऊंगा, अजनबियों की भाषा बोलूंगा, मैं सूरज का गला घोट दूंगा। मशरूफ पति सोचने की ताकत को शरीर से अलग करना चाहता है, वह शराब पीकर दिमाग से मुक्त हो जाना चाहता है। इस प्रकार के ये सभी वाक्य जो हैं, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी भय और आतंक व्यक्ति के मन में छा गया था, उसको अपने अस्तित्व का संकट नजर आने लग गया था, उसकी वानगी इस प्रकार की नाटक और इस प्रकार की शैली की रचना की गई है। इसके बाद जो पात्र है वो है परेशान रमणी। वह अपने मशरूफ पति से कहती है, मैंने तुमसे शादी क्यों की। वह भयानक रूप से हंसती है और धीरे धीरे मधुर हो जाती है। शायराने लहजे में कहती है, तुम निर्मला के बारे में सोचते हो, कभी मेरे बारे में यह नहीं सोचा कि मैं बादलों से निकल कर आई हूँ या बादलों में रह सकती हूँ। बादलों में रहना परेशान रमणी की रोमानी प्रवृत्ति और इच्छाओं को दर्शाता है, लेकिन मशरूफ पति ने उसकी कोमल भावनाओं को कुचल दिया है। इस पर पति कहता है, मैं सोचता हूँ, सुनता हूँ और खुद देखता हूँ। मेरी कोशिश रहती है जो मैंने देखा है उसे तुम न देखो। पति यहाँ अत्यधिक डरा हुआ है, वह डर को उखाड़ फेंकना चाहता है मगर उखाड़ नहीं सकता। वह कहता है, संसार में भय के नाश करने का मतलब है संसार का नाश करना। इसके आगे रिक्शे वाला है। परेशान रमणी रिक्शे वाले को पीछे से ठोकर मारती है, वह गिर जाता है, उसका एक पैर बेकार हो जाता है। थका अफसर परेशान रमणी और उसके पति से कहता है, तुम रिक्शे वाले का नाश करना चाहते हो, मैं सीटी बजाऊंगा, मैं ताकत सीटी बजाने में खर्च कर दूंगा। सीटी बजाना यहाँ
नाश करने का विरोध करना है, व्यवस्था का साथ देना है। इस प्रकार पुलिस वाले सीटी बजाते हैं। परेशान रमणी उसे सीटी बजाने से रोकती है। वह उसे अपने पक्ष में करना चाहती है, पर थका अफसर विरोध करता है। थका अफसर उसके पक्ष में नहीं जाता। वह रिक्शे वाले का पक्ष लेते हुए गुस्से से कहती है, तुम क्या इस आदमी को जानवर बना दोगे? यह रिक्शे वाला कोई बैल है या घोड़ा? परेशान रमणी अवसरवादियों की तरह यहाँ अपने फरेब में सफल हो जाती है। यानी कि भ्रष्ट व्यवस्था से लोगों ने आपस में साठगांठ कर ली है। लास्ट में ऑडिटोरियम में रोशनी होती है और अनाउंसर कहती है, जिंदगी और नाटक का प्रॉब्लम एक ही है, यानी लम्हे को मुकम्मल करना, विद्रोह और विरोध को एक स्वर करना। इसके बाद रिक्शे वाला पैरों में घुंघरू बांधकर जोकरों की तरह गाना गाता है, उछलता है, कूदता है, नाचता है। रिक्शे वाले का गीत उसकी अपनी वेदना व्यक्त करता है। रिक्शे वाले की उलझुल हरकतें देखकर अनाउंसर लोटपोट हो जाती है और नाटक यहाँ समाप्त हो जाता है। तो ये नाटक, इसके पात्र और उनके जो कथ्य हैं वो सभी आपस में अटपटे और असंगत से लगते हैं, क्योंकि ये नाटक असंगत है। इसके आगे के व्याख्यान में हम प्रतीक के बारे में देखेंगे कि इसमें जो भी सब पात्र हैं वो किसी न किसी प्रतीक के रूप में इस नाटक में आए हैं, जिससे कि हमें इसको समझने में और अधिक सहायता मिलेगी।